नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएमए मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ जय सैनी। गन्ना किसानों की परेशानी और अर्थव्यवस्था से जुड़ी तमाम मुद्दों पर आईएमए मीडिया की संवाददाता ने गन्ना कमिश्नर राजेश मिश्रा से बातचीत की। गन्ना कटाई और बुआई का समय जैसे कि शुरू होने वाला है, तो इसी में गन्ना विभाग ने एक ऐप जारी किया है जो है ERP। इससे क्या होता है कि किसानों जो है उनका सारा जो डेटा है वो ऑनलाइन आ जाता है। गन्ने की पर्ची और अन्य जानकारी के लिए भी ये काफ़ी उपयुक्त है। तो ERP, कृषि विधेयक और अन्य मुद्दों पर आज हम बातचीत करते हैं राजेश मिश्रा जी से, जो कि डिप्टी केन कमिश्नर हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मेरा प्रश्न सबसे पहला यही है कि ERP आपने क्यों लागू किया है? मतलब इससे पहले भी काम हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन ERP की ज़रूरत क्यों पड़ी? जी, ERP का मैं पहले मतलब समझा दूं। ये है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्लानिंग। कोई भी जो हम एक बृहद रूप में कोई भी इंटरप्राइज लेते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली हम कैसे मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से, तो वो सिस्टम टेक्निकली जिससे साउंड रहे, हमारा काम अच्छी तरह से हो, उसके लिए ERP व्यवस्था लागू की गई। पर्चियाँ जो हमारे किसानों का गन्ना सप्लाई चीनी मिलों में होता है सोसाइटी के माध्यम से, तो उसमें पर्चियाँ बांटी जाती थी। तमाम तरह की परेशानियाँ, मुश्किलें आती थी, किसानों को पर्चियाँ समय से नहीं मिलती थी। तो इसलिए ये व्यवस्था हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आज जो अपर मुख्य सचिव महोदय हैं, उनके द्वारा ये पूरे प्रदेश के लिए टेंडर किया गया। पहले सभी चीनी मिलों से ही पर्चियों का निस्तारण, उनकी चीनी मिलों के जो EDP या उनके जो भी ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग रहते थे वहाँ से होता था। तो अब ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया और वहाँ से लखनऊ से ही इसकी व्यवस्था की गई और पर्ची सभी प्रदेश के सभी किसानों को अब समय से उपलब्ध कराई जाए। अब तो ये व्यवस्था कर दी गई, इस बार केवल SMS पर्ची जारी की जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा डेटा सॉफ्टवेयर के माध्यम से एकदम मजबूत बना दिया गया और किसी भी प्रकार की उसमें कोई परेशानी न हो। किसान को उसका रकबा सही हो, उसकी गन्ने की जो भी उपज आ रही हो, उसके आधार पे उसका बेसिक कोटा का आकलन करते हुए आंकड़े तैयार किए जाते हैं और फिर कैलेंडर जारी किया जाता है चीनी मिल चलने के पहले। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। सर, ये जो किसान हैं ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं और हो सकता है कि बहुत सारों के पास मोबाइल ना हो, और जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो इंटरनेट का खर्चा भी बहुत आता होगा, तो इसमें आप किसानों को कैसे जोड़ पाएंगे सभी से? नहीं, SMS पर्ची जा रही है और जहाँ तक हम लोगों का आंकड़ा है या सरकार का आंकड़ा है, हर आदमी के पास 1.5 मोबाइल का अभी तक किया गया है कि हर आदमी का अगर एवरेज निकाला जाए तो हर आदमी के पास मोबाइल एक नहीं, लगभग 1.5 मोबाइल का औसत आ रहा है इंडिया में। तो मोबाइल सबके पास है। मान लीजिए वो किसान, जो किसान आप कह रहे हैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन उसके परिवार में बच्चे पढ़े लिखे हैं, उसके और कोई पढ़ा लिखा होगा, वाइफ पढ़ी हो और बच्चे पढ़े होंगे, तो सबके पास ऐसा नहीं कि कोई SMS आज की तारीख में पढ़ना नहीं जानता। और ये व्यवस्था 100% पिछले जो लॉकडाउन हुआ था उसमें हमारा जो लॉकडाउन 22 मार्च से जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब भी पर्चियाँ वितरित नहीं हो पाई और 100% ये सक्सेसफुल रहा। चीनी मिलें संपूर्ण गन्ना पेर के बंद हुई हैं और वो SMS पर्ची के माध्यम से ही किसानों को पर्चियाँ दी गई और उसमें कोई दिक्कत नहीं आई और उसको अब पूरे प्रदेश में ये लागू किया जा रहा है। सर, जो कृषि विधेयक अभी पास हुए हैं, 3 बिल पास हुए हैं, तो किसान जो है सारे सड़कों पर उतर आए हैं। आपका क्या कहना है कि ये किसानों के लिए लाभदायक है या हानिकारक है, या कहीं सरकार से कोई छूट हो गई तो क्यों ये सड़कों पर उतर आए? कृषि विधेयक पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। कृषि विधेयक हमारा इशू नहीं है और कृषि विधेयक के बारे में आप किसानों की जो राय व्यक्त कर रही हैं, मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हम गन्ना विभाग के बारे में आपको बता सकते हैं। और सर, जो शरदकालीन गन्ना बुआई है उसके बारे में, मतलब कितना मेरठ का जो है एरिया, वो कितना उसमें लगेगा, कितने में बुआई होगी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? शरदकालीन बुआई हमारे क्षेत्र में, इधर पश्चिमी क्षेत्र में किसानों द्वारा कम की जाती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है क्योंकि ये फसल जैसे अब अक्टूबर नवंबर में बोई जाएगी तो अब नवंबर में जब फैक्ट्रियाँ चलेंगी यानी 1 साल बाद, तो लॉन्ग ड्यूरेशन मिल जाता है। एक तो क्रॉप मैच्योरिटी के लिए तो रिकवरी अच्छी आती है और दूसरे जो शरदकालीन बुआई है इसमें हम सहफसली खेती जैसे आलू, मटर, चना, गेहूँ, सब इसमें ज़्यादा धनिया, लहसुन, प्याज, सब कुछ इसमें वैरायटी अगर किसान
5 फीट की दूरी पे बो रहा है, 4 से 5 फीट की दूरी पे, या ट्रेंच मेथड से बुआई कर रहा है, तो जो डिस्टेंस प्लांटिंग करते हैं उसके बीच में 1 या 2 या 3 इस तरह से लाइनें बो सकते हैं इसकी सहफसली खेती की। तो इससे अतिरिक्त आय किसानों को मिलती है। इससे सहफसली खेती बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग हमारे यहाँ टोटल 3,50,000 हेक्टेयर हमारे मंडल में है, उसमें से 25,000 के लगभग सहफसली खेती हमारी बोई जाती है। तो ये अभी 7 से 10% है, लेकिन इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। हम लोग किसानों को बताते भी रहते हैं जो भी गोष्ठियों के माध्यम से कि आप इसको आगे बढ़ाएं। सर, जो मशीनरी बैंक स्टार्ट किया है किसानों के लिए, वो किस लिए किया है, मतलब क्यों किया है, उससे किसानों का क्या लाभ हो रहा है? फार्म मशीनरी बैंक का उद्देश्य ये है कि जो हमारे किसान भाई, अभी कुछ किसान भाई, ज़्यादातर तो नहीं, वो जो पत्तियां पेड़ी काटने के बाद पत्तियां जला देते हैं गन्ना काटने के बाद, तो इससे हमारा प्रदूषण लेवल बढ़ता है। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या एनजीटी जो भी संस्थाएं हैं, उनका भी ये निर्देश है कि ये पत्तियां न जलाई जाएं, जबकि इनको मल्चिंग करके उसे खाद के रूप में बना दिया जाए, जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने स्कीम एक फार्म मशीनरी बैंक की लॉन्च की, जिसमें यह है कि 5 लाख का यंत्र एक समूह द्वारा लिया जाएगा, 10 लोगों का समूह, या हमारी गन्ना समितियां या सहकारी गन्ना समितियां या सहकारी समितियां जो कोऑपरेटिव विभाग की हैं, इन सब को ये कहा गया कि जैसे 80% सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और 20% केवल हमारे विभाग को देना है, यानी हमारी सहकारी समितियां को। तो इसलिए 5 लाख के यंत्र में 1 लाख रुपए हमारी सहकारी समितियां, गन्ना समितियां दे रही हैं और 4 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है। इससे हमारे वो यंत्र जो इसको पत्ती की कटाई या मल्चिंग में काम आए, वो यंत्र खरीदे जा रहे हैं, या गहरी गुड़ाई में। तो इसके लिए हम लोग ये हर समिति में 2 मल्चर और 1 रिवर्सिबल एम्बू प्लाऊ खरीद रहे हैं और उसको रखेंगे, और किसान उसको कस्टम हायरिंग बेसिस पे, यानी बहुत कम खर्चे पे वो ले जाएगा और अपना काम करके वो लौटा देगा सोसाइटी में। उससे थोड़ा सा पैसा लिया जाएगा, उसके इसलिए लिया जाएगा कि उसकी टूट फूट और कोई परेशानी होती हो तो बाद में उसको यंत्र को सही कराया जा सके। सर, जो अभी गन्ना बुआ जा रहा है वो 238 है, मतलब जो उसकी वैरायटी है, कोड है, वो 238 है और 90% वही बोया जा रहा है। तो इसके अलावा आप कौन सी वैरायटीज़ जो हैं वो बताएंगे कि किसानों को बोनी चाहिए, उससे उनका फ़ायदा हो? CO यस 238 जो वैरायटी है, ये बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन अब ये परेशानी का विषय ये है कि बैलेंस होना चाहिए, हर वैरायटी का कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व होना चाहिए किसानों के द्वारा। लेकिन चूंकि इसकी रिकवरी भी बहुत अच्छी है, लगभग 10 से 12, 12.5, इवन 14 रिकवरी तक आ जाती है मार्च अप्रैल में। कई चीनी मिलों ने इसको रिकॉर्ड पेराई की है, रिकॉर्ड रिकवरी प्राप्त की है, और साथ ही ये इसका प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, यानी प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है। इसलिए किसान भी इस वैरायटी को छोड़ना नहीं चाहता है। यही कारण रहा कि हमारे मंडल में 90% से ज़्यादा वैरायटी 238 हो गई। लेकिन हम किसान भाइयों से अनुरोध यही करेंगे कि इस वैरायटी को इतना ज़्यादा न बढ़ाएं कि बाद में अगर कोई ऐसी डिजीज़ लग जाए। फ़िलहाल अभी हमारे पश्चिमी क्षेत्र में ये अच्छी चल रही है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र या तराई क्षेत्र जहाँ फ्लड एरिया है, वहाँ रेड राट की शिकायत आ गई है। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वो जो और वैरायटी हैं अर्ली में ही COS 118 और 98-014, या दूसरी वैरायटीज़ 82-72, और एक नई वैरायटी कोयम्बटूर शाहजहाँपुर की 13-235 निकाली गई। तो इन वैरायटी का अपने खेतों में प्रयोग करें, नहीं तो कभी कोई अगर महामारी के रूप में रेड राट या कोई और इस तरह से डिजीज पेस्ट लगे तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर, जैसे ये सब तो हाइब्रिड्स हैं जो आपने बताए हैं, कोड्स जो भी बताए, सब हाइब्रिड्स होते हैं, ओरिजिनल वैरायटीज़ तो ये नहीं होती हैं। तो जो हाइब्रिड्स होते हैं तो उनमें ऐसा होता है ना कि हम कोई कैरेक्टर उठाते हैं कि अगर हमें इस हाइब्रिड का ये कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, इस वाली प्रजाति का ये कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, दोनों को उठा के एक प्रजाति बना दी हमने। तो ये जो आपने बताए हैं सारी प्रजाति, इनमें ऐसा क्या है कि हमने इनके कैरेक्टर्स उठाए? कौन से कैरेक्टर्स उठाए हैं हमने इनके? नहीं, हाइब्रिड की बात नहीं है। जो चूँकि एसेक्सुअली प्रोपगेटेड क्रॉप है, तो ये इसका इस तरह से प्रोपगेशन नहीं किया जाता है जैसे गेहूं धान बीज का
वैरायटी इवाल्व की जाती है। ये गन्ने को गन्ने से ही इवाल्व किया जाता है और यहाँ तो किया भी नहीं जाता। जैसे आप जो बात कर रही हैं बीज की, तो गन्ना बीज यहाँ नहीं होता, कोयम्बटूर में ही इसका बीज से अगर प्रोपोगेशन करते हैं जनरली तो वहाँ होता है। ये वैरायटी हमारी जो निकाली गई हैं इसमें मेन यही देखा जाता है कि इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी अच्छी है और क्या इसमें रिकवरी कितनी अच्छी है। मेन इसी पे रिसर्च किया जाता है। इसमें इस तरह से नहीं रिसर्च किया जाता कि कोई जैसे गेहूं धान या जेनेटिकली बायोजेनेटिकली कोई इसमें ट्रेट कर दिए गए कि उसमें जिससे रोग न लगे ये न लगे। इसको मेनली ये देखा जाता है कि ये क्रॉप कितनी अच्छी हमारे एरिया में सक्सेसफुल हो सकती है और क्लाइमेट के हिसाब से कितनी सक्सेस होगी। सर जो आप 238 बता रहे हैं वो भी तो हाइब्रिड है, वो भी तो दो चीज़ों का हाइब्रिड है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ हाइब्रिड ने, दो वैरायटी को लेके करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं, उसको ट्रेट्स जो हैं जैसे मान लीजिए हमारा गन्ना ही है तो गन्ना का नाम ही ऑफिसनेरियस सेकेरम है, यानी जो कुसा वैरायटी कुसा होता है, आप लोग हो सकते हैं सुने हो, जो सरपत जो जिसको कहते हैं, तो उनके क्रॉस को करके किया गया है। तो उससे ये है कि कितना वो हमारे फील्ड में किसानों को अवेलेबल हो सकता है इस दृष्टि से कि वो उसकी मैच्योरिटी बनी रहे, उसकी रिकवरी बनी रहे और वो अच्छा प्रोडक्शन दे। ये देखा जाता है वैरायटी वाल में। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर ने हमें ये बताया है कि जो जो वैरायटीज़ हैं सर ने बताई हैं वो हमें उपयोग करनी चाहिए। जो हमारा रेड रॉट डिजीज़ है जो 238 में आ रहा है उसे एलिमिनेट हमें करना चाहिए, उसे हटाने की कोशिश करनी चाहिए। सभी किसान भाइयों से सर ने अनुरोध किया है कि इसे हटाने के लिए अलग वैरायटीज़ का भी अलग वैरायटीज़ भी बोई जाएँ उनमें। कैमरामैन नितिन के साथ मैं शुभांगी, आइमा मीडिया मेरठ।